Imagine you vote for a leader because of their party ideology, but after winning, they sudden switch sides sounds unfair, right? This is exactly why India introduced the ADL, anti-defection law, to stop politician from changing party just for power or personal gain. Here we are start anti-defection law introduction. Anti-defection law deals with party switching by elected representatives. ओके तो ये आया कैसे था? ये 1960s में आयाराम गयाराम करके एक पॉलिटिकल टर्म इंट्रोड्यूस हुई थी. इंट्रोड्यूस तो क्या, जैसे उस टाइम पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत कम थी, तो जैसे MP MLA पॉलिटिकल ज्वाइन किसी और पॉलिटिकल पार्टी से करते थे और उसके बाद वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी स्विच कर देते थे. इससे क्या होता था, जो पहली पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी होती थी वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में चले जाती थी, तो ये एक अनस्टेबिलिटी होती थी. ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ये इन सब के कारण इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक 10th शेड्यूल इंट्रोड्यूस किया था. उसकी वजह से एक एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया था. ठीक है, एंटी डिफेक्शन लॉ क्या होता है? हियर वी आर एंटी डिफेक्शन लॉ में क्या होता है, कोई जैसे MP है, MLA है, वो अगर अपनी पार्टी के अगेंस्ट विप नहीं कर सकता है. ठीक है, सेकंड क्या होता है, ये दोनों बोथ पार्लियामेंट लोकसभा राज्यसभा में और स्टेट लेजिस्लेचर्स में इंट्रोड्यूस किया गया था. और किस लिए किया गया था? स्टेबिलिटी, पार्टी डिसिप्लिन और एथिकल पॉलिटिक्स के लिए. ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न. ये आपको हर जगह मिल जाएगा. 10th शेड्यूल, 52 सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1985 और सेकंड इसका आता है 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2013. 52 में तो 10th शेड्यूल इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसमें बताया गया था कि MP और MLA अपनी पार्टी को नहीं छोड़ सकते हैं. कुछ कंडीशंस दी गई थी जिसका हम आगे पढ़ेंगे. तो जो 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था वो पहले एक प्रोविज़न लाया गया था स्प्लिट. ठीक है, एक प्रोविज़न लाया गया था स्प्लिट. अब इसमें क्या होता है, 91st अमेंडमेंट में स्प्लिट में क्या होता था कि जो अगर पॉलिटिकल पार्टी के टू थर्ड अगर मेंबर अपनी पॉलिटिकल पार्टी छोड़ के दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में जाते हैं तो उनको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा, बल्कि उनको मर्जर के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न दिया जाएगा कि ये राइट है, करा जा सकता है ऐसे. नेक्स्ट हम पढ़ते हैं वाई इट इंट्रोड्यूस. ये तो सबको पता है और हर जगह ये आपको मिल जाएगा. 1960 और 17 में 1960 और 17 में गवर्नमेंट की बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल अपोजिज्म हो रहे थे कि ठीक है, और ये फेमस एग्जांपल था आयाराम गयाराम. ठीक है, और ये नीड फॉर हमारे गवर्नमेंट को स्टेबिलिटी और एथिकल पॉलिटिक्स की ज़रूरत थी, इसीलिए इंट्रोड्यूस किया गया था. नेक्स्ट है ग्राउंड्स फॉर डिस्क्वालिफिकेशन. हमारे एंटी डिफेक्शन लॉ में कुछ ग्राउंड्स दिए थे कि किन कारणों से एक MP और MLA को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है. तो उसमें पहले था वॉलेंटरली गिव्स अप मेंबरशिप. अगर कोई अपनी स्वेच्छा से मेंबरशिप छोड़ता है तो आप उसको डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं. ओके, ये एक हो गया हमारा. नेक्स्ट है हमारा वोट्स अगेंस्ट पार्टी डायरेक्शन, जिसको हम विप कहते हैं. विप क्या होता है? एक रिटन नोट या कुछ आप लगा लो जो एक पार्टी अपने सारे मेंबर्स को देती है कि हाँ, ये हमारी सोच है पार्टी की, आप इसके अगेंस्ट नहीं जा सकते. किसी भी लॉ या किसी भी चीज़ के लिए ये पार्टी की आइडियोलॉजी है, आप इसके अगेंस्ट नहीं जा सकते. अगर पार्टी मेंबर उस विप के अगेंस्ट जाता है तो भी वो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है. ठीक है, थर्ड है हमारा इंडिपेंडेंट मेंबर जॉइंस अ पार्टी. जब इलेक्ट होते हैं, अगर कोई
इंडिपेंडेंट मेंबर इलेक्ट होता है, जैसे किसी पार्टी से नहीं होता है, इलेक्ट होने के बाद अगर वो दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेता है तो उसको डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। पार्टी ज्वाइन करने के बाद एक इंडिपेंडेंट मेंबर दूसरी पार्टी ज्वाइन नहीं कर सकता है। फोर्थ आता है नॉमिनेटेड मेंबर पर। अगर कोई नॉमिनेटेड मेंबर है वो दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेता है, ठीक है, इसमें एक मेन चीज़ है, ये 6 मंथ वाला प्रोविज़न आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर इफ़ अ नॉमिनेटेड मेंबर जॉइंस एनी पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ टेकिंग ओथ, अगर 6 मंथ के अंदर अंदर वो दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेता है तब भी उसको डिस्क्वालीफाई कर देंगे। ये हमारे 4 पॉइंट्स थे बिल्कुल ध्यान में रखने वाले। नेक्स्ट हम आते हैं अब डिस्क्वालीफाई 4 तरीक़ों से हो जाती थी। अब भाई डिस्क्वालीफाई के अपवाद क्या हैं, एक्सेप्शंस क्या हैं, ठीक है, अब इनको हम देखते हैं। ये देखिए, मर्जर एक अपवाद है जिसको हम विलय भी कहते हैं, ठीक है। ये आपको पता होगा, जो राघव चड्ढा जी हैं इसी का उपयोग करके, मर्जर का ही उपयोग करके अपने आप को डिस्क्वालीफाइड होने से बचा रहे हैं, ठीक है। अब मर्जर जो एक्सेप्शंस है ये कब लाया गया था, ये 91st अमेंडमेंट में लाया गया था। देखो, इफ़ अ मर्जर टेक्स प्लेस एट लीस्ट 2/3 ऑफ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव पार्टी एग्री टू मर्ज नो डिस्क्वालिफिकेशंस अकर्स। इसमें क्या होगा कि पार्टी के अगर 2/3 मेंबर अपनी पहली पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में जा रहे हैं तो उसको डिस्क्वालीफाई नहीं माना जाएगा बल्कि मर्जर माना जाएगा। इनके क्या क्या नुकसान है ये हम आगे पढ़ते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा लूप होल है, जो ये मर्जर एक्सेप्शंस है, ये बहुत बड़ा लूप होल है, ठीक है। रिमूवल ऑफ द स्प्लिट प्रोविज़न, ये आपका 91st अमेंडमेंट में आया था। स्प्लिट प्रोविज़न को हटा दिया गया था, ओके। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं हु डिसाइड डिस्क्वालिफिकेशन। ये आपको हर जगह याद रखना पड़ेगा। अगर पार्लियामेंट का है, लोकसभा में है तो स्पीकर का है, अगर राज्यसभा में है तो चेयरमैन का है, और अगर स्टेट लेजिस्लेचर में है तो स्टेट लेजिस्लेचर का स्पीकर में ही है, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट, जो करंट अफेयर में चल रहा है, ठीक है, क्या इश्यूज़ हैं, क्या सजेशंस हम दे सकते हैं, और कुछ सुप्रीम कोर्ट के केसेस के बारे में हम पढ़ेंगे। ये जो 2 स्लाइड्स हैं ये आपके मेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेंस आंसर राइटिंग में आपके जान डाल देंगी ये स्लाइड्स, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ में क्या लूप होल हैं और वो कैसे काम करते हैं, ओके। लेट्स सी इश्यूज़ क्या हैं। जो पहला इशू ये है, जो स्पीकर को डिसाइड करना होता है डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में, उसके लिए कोई भी टाइम लिमिट नहीं दी गई, ठीक है। सेकंड लूप होल क्या है, ये भी हमारा स्पीकर से रिलेटेड है, पॉकेट वीटो। इसमें क्या होता है, जो स्पीकर है वो ज़्यादातर हमारी जो पॉलिटिकल पार्टी है, जो आज रूलर पॉलिटिकल पार्टी है, उसी से ही हमारा अध्यक्ष या स्पीकर होता है। तो वो क्या करता है, वो अपने उन लोगों के फेवर में उन लोगों के फेवर में डिसीज़न लेता है, या फिर डिसीज़न लेता ही नहीं है, क्योंकि टाइम तो स्पेसिफिक लिमिट करा नहीं हुआ है इस एंटी डिफेक्शन लॉ में। तो वो इन दोनों चीज़ों का फ़ायदा उठाता है, ठीक है। सेकंड क्या है, अगर एंटी डिफेक्शन लॉ में ये है कि आप पार्टी विप के अगेंस्ट जा ही नहीं सकते, तो जो MP MLA हैं उनको फ्रीडम ही नहीं है अपने आइडियोलॉजी रखने की, अपने आइडियाज़ रखने की। तो ये भी एक लूप होल है, इसके बारे में भी हम देखेंगे कि कैसे ये ख़त्म किया जा सकता है, ओके। और पारदर्शिता की भी बहुत ज़्यादा कमी है, जैसे कि ये भी हम डिसाइड नहीं कर सकते कि जो पार्टी ने जो आइडिया है वो सारे अपने मेंबर्स तक वैसे ही पहुंचाया है जैसे उन्होंने प्रेजेंट किया था, ठीक है। ये पारदर्शिता की भी हमारे यहाँ पर कमी है, ठीक है। और हॉर्स ट्रेडिंग, जो ये 91st अमेंडमेंट में आया है 2/3 पार्टी वाला, जो राघव चड्ढा जी यूज़ कर रहे हैं, इसको हॉर्स ट्रेडिंग कहते हैं। इसमें तो एक पार्टी से, जैसे आप पार्टी से, वो कह रहे हैं कि 7 मेंबर हम बीजेपी में जा रहे हैं, तो ये तो एकदम पार्टी खाली करने वाली बात हो जाती है। ये भी एक इशू है हमारी एंटी डिफेक्शन लॉ का। अब कुछ सजेशंस आते हैं,
जो हमें मेंस की आंसर राइटिंग में लिखने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कौन कौन सी कमेटीज़ आई हैं जिन्होंने इसके बारे में रिकमेंड किया है। ठीक है, दिनेश गोस्वामी कमेटी 1990, हासिम अब्दुल हलीम कमेटी 1994 और लॉ कमीशन रिपोर्ट 1999 और 2015। इन तीनों कमेटीज़ ने हम ओवरऑल देख लेते हैं क्या बताया था। टाइम बाउंड, ट्रांसपेरेंट, ओपन टू पब्लिक स्क्रूनिटी। ठीक है, सेकंड हम देते हैं सेकंड ARC का रिकमेंडेशन। ठीक है, उन्होंने क्या कहा था, दैट डिफेक्शन केस बी डिसाइडेड बाय द प्रेसिडेंट्स और गवर्नर ऑन द इलेक्शन कमीशंस एडवाइस। उन्होंने कहा था कि स्पीकर जो है वो पक्षपाती हो सकता है, इसीलिए बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी रखने के लिए जो डिफेक्शन केस है वो प्रेसिडेंट्स या गवर्नर के पास जाना चाहिए ताकि ट्रांसपेरेंसी रह सके। ठीक है, और रेजिग्नेशन कन्वेंशन एक होता है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ये एक है, तो इसको हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं इंडिया में भी। ठीक है, अच्छा, लिमिटिंग द स्कोप ऑफ टाइम विप ओनली फॉर द क्रिटिकल मोशंस। इन्होंने कहा है कि जो विप है वो कुछ क्रिटिकल मोशंस के लिए आप रख सकते हैं, जैसे कि अविश्वास प्रस्ताव होता है, धन विधेयक होता है। ठीक है, ये कुछ जो इम्पोर्टेंट है इनके लिए रख लो, बाकी तो MP MLAs को अपने पार्टी के अगेंस्ट बोलना चाहिए, जिससे कि हमारे एक क्रिटिकल एनालिसिस होता है ना, क्रिटिकल सोच बढ़ती है। ठीक है, तो कुछ स्कोप को लिमिट रख लो कि इतने में विप वाला कॉन्सेप्ट आना चाहिए, उसमें पार्टी के मेंबरों को अपनी पार्टी से अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए, बाकी को बोलने की अनुमति दी जानी चाहिए। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय के जो कुछ केसेस आए हैं और उन्होंने क्या रिकमेंड किया था, ये भी आपके मेंस के आंसर राइटिंग के लिए बहुत अच्छे हो सकता है। देखिए, पहला केस हम पढ़ सकते हैं, देखो ये है नाइक बनाम भारत संघ, 1994 में आया था। इसमें क्या था कि वही अध्यक्ष की भूमिका है वो निष्पक्ष होनी चाहिए। ठीक है, वो अपने पार्टी से रिलेटेड, जिस पार्टी से वो खुद है उसके ही पक्ष में अगर जब निर्णय लेगा तो वो गलत है, अध्यक्ष को निष्पक्ष होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, एक हमारा टाइम बॉन्ड इश्यूज़ में हमने पढ़ा था कि टाइम बॉन्ड नहीं है, तो 2020 में केशव मेघचंद्र सिंह बना माननीय अध्यक्ष मणिपुर विधानसभा में 3 माह का समयबद्ध निर्णय दिया था। ठीक है, जो हमारी इश्यूज़ हैं उन पर काम हो रहा है ये। ठीक है, और किहोतो होलोहन बनाम जानचिलू, ये जो है आपका, ये प्री में भी पूछा जा चुका है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या था, अगर अध्यक्ष जो निर्णय देता है उसके बारे में न्यायिक समीक्षा, न्यायिक पुनरावलोकन होना चाहिए। ठीक है, ये तो रिसेंट ही हमारा आया है 2025 में, पौड़ी कौशिक रेड्डी बनाम तेलंगाना। इसमें क्या था, दल बदल विरोधी कानून समयबद्ध निष्पक्ष रूप से लागू होना चाहिए। ये सारी रिकमेंडेशंस हैं, अभी तक इनमें से कुछ लागू नहीं हुआ है, तो हम आगे देखते हैं। थैंक यू। अगर आप ऐसी ही वीडियोज़ और चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें।